नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। सीएम सुक्खू की ओर से प्रस्तुत बजट अनुमान पर आज सामान्य चर्चा होगी। 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सीएम वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची के बारे में व्यक्तित्व से जानकारी देंगे। सभी पटल पर रखेंगे जरूरी कागजात और समितियों के प्रतिवेदन। बजट अनुमान पर आज से सामान्य चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के अनुमान भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन। सीएम सुक्खू की ओर से प्रस्तुत बजट अनुमान पर आज 11 बजे के बाद प्रश्नकाल के साथ जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो चर्चा होगी। वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची को पटल पर रखा जाएगा। जरूरी कागजात और समितियों के प्रतिवेदन रखे जाएंगे। बजट अनुमान पर आज विशेष चर्चा। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन, जहां पर बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। हमने देखा बीते दिन किस तरह से हिमाचल विधानसभा बजट पेश किया गया। सीएम सुक्खू की ओर से तीसरी बार बजट पेश किया गया है और आज 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, आज 11 बजे से सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो बजट अनुमान पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन क्या कुछ हंगामे के आसार? हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र का छठा दिन आज है और क्योंकि बीते कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बजट सदन में पेश कर दिया गया है, तो अब आज से इस पूरे विषय पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के वक्तव्य के साथ इस पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होगी। और जाहिर तौर पर क्योंकि बजट को लेकर जिस तरह से रिएक्शन विपक्ष का बीते कल ही देखने को मिला है, तो जाहिर है कि सदन के अंदर भी विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आएगा सरकार के इस वर्तमान बजट को लेकर सत्ता पक्ष पर। और इस पूरे हमले का जवाब देता हुआ विपक्ष सत्ता पक्ष सदन के अंदर नजर आएगा। लिहाजा सदन आज गरमाने की कोई संभावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बजट में कुछ नहीं है, बजट कंफ्यूजिंग है, किसी वर्ग को इनसे सभी वर्गों को इनसे निराशा हाथ लगी है। और ऐसे में इन सब बातों का जवाब सत्ता पक्ष किस तरह से न देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश लगातार जिस तरह से राजनीतिक क्रम आपने देखा है कि पिछले 3 बजट के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे के सामने आते रहे हैं, खासतौर पर गारंटियों को लेकर। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि गारंटियों का जिक्र बजट में नहीं होता है। 5-6 गारंटियां पूरी करने का दावा जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर आज सदन गरमाने की पूरी संभावना है। शुरुआत हालांकि 11 बजे सदन की कार्रवाई की होगी, प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। तो लिहाजा बजट सत्र के हिसाब से लिहाज से एक महत्वपूर्ण दिन आज और सदन की गरमाने की पूरी संभावना। जी रॉबिन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने तो पहले ही बजट को बंडल ऑफ कंफ्यूजन करार दे दिया है, तो वहीं सीएम सुक्खू के द्वारा बजट पेश में ये भी बात कही गई है कि पेंशनर्स को वेतन मिलने लग जाएगा 15 मई से। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को जवाब देता नजर आएगा। बिल्कुल दिशा, देखिए हिमाचल प्रदेश में कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जो बजट है ये आज महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनने वाला है। इसमें युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, महिलाओं को 1500 दिए जाने का विषय है, इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों की जो लंबी देनदारियां हैं उस पर विषय है। साथ ही साथ क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने कल बजट भाषण पढ़ा तो शुरुआत उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के साथ की, हिमाचल प्रदेश पर जो कर्जा है उसके साथ की। और कल इसका जवाब हालांकि सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री के समय यानी कि वर्तमान सरकार के समय जो लिया गया कर्ज है उसका जो आंकड़ा है वो कई अधिक है पूर्व सरकार के समय से। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सदन के बाहर भी जाहिर कर चुके हैं। तो लिहाजा इन तमाम मुद्दों को लेकर चाहे बात कर्ज के विषय पर हो, वित्तीय स्थिति के विषय पर हो, केंद्र के मुद्दे पर हो, केंद्रीय पोषित योजनाओं के मुद्दे पर हो, सदन के अंदर जो प्रदेश के युवा है उनसे जुड़े हुए रोजगार के मुद्दे पर हो, महिलाओं को 1500 देने, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ सकते हैं। और जो बहस है वो तीखी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह हमलावर है सरकार पर, तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने को पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। सीएम सुक्खू की ओर से प्रस्तुत बजट अनुमान पर आज सामान्य चर्चा होगी, लेकिन वही चर्चा तीखी नोकझोंक में भी नजर आ सकती है। सदन में जब 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष हंगामा करते नजर आते हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब देते नजर आता है सत्ता पक्ष। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश कर दिया है। कई घोषणाओं के साथ अपने 3 घंटे के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के साथ भविष्य का रोड मैप भी दिखाया और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीसरी बार प्रदेश का बजट पेश किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस पर एक नजर डालिए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मैं 2025-26 में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित गतिविधियों पर विराम लगाने हेतु कार्य करेगी। संगठित अपराध, सिंडिकेट या गिरोह द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रणों से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के तहत एक अधिनियम हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2025 इस सदन में लाया जाएगा। पर्यटन सुरक्षा में सुधार एवं पुलिस जवानों के प्रभावी विकास तथा आधुनिक आपराधिक जांच की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में पुलिस स्टेशनों डेस्क को स्थापित किया जाएगा और संबंधित थानों के साथ एकीकृत किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अग्निशमन विभाग में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना के अंतर्गत अगले चरण में 21 करोड़ रुपए के व्यय के साथ मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। राजगढ़ जिला सिरमौर, कंडाघाट जिला सोलन में दमकल केंद्र खोले जाएंगे। नदौन, इंदौरा, राजगढ़ और कंडाघाट में 8 नए अग्निशमन वाहनों को क्रय करने और 20 से 22 वर्ष पुराने 60 अग्निशमन वाहनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहनों को खरीदा जाएगा। 16 क्विक रिस्पांस व्हीकल प्रशिक्षण और जन समुदाय को जागरूकता प्रदान करने के लिए 2 बसें और विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों को खरीदा जाएगा। क्योंकि उपयोग जहां एक और जन साधन के जीवन को बेहतर बनाने में मदद होगा, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर की भी अपार संभावना है। अतः इस दिशा में सरकार ने ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को 2027 तक पूरा करने के दृष्टिगत प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार लोगों की सुविधा हेतु ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाएगी, जो कि विशेषकर प्रदेश के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कृषि उत्पाद, दवाइयां इत्यादि को पहुंचाने हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नीति के अंतर्गत के रूट होंगे 1000 जो नए बस के रूट होंगे, जो इलेक्ट्रिकल बस खरीदेगा उसे 40% सब्सिडी मिलेगी, जो डीजल और पेट्रोल वाली खरीदेगा उसे 30% सब्सिडी दी जाएगी और 1000 इलेक्ट्रिकल बसेस के रूट आप जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं आप अपने रूट दे दीजिए, बसों की समस्या नहीं होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को रूट लिखा देना, आपको 1000 बसों को हम उनको सब्सिडी के तहत 30% सब्सिडी के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। प्रदेश में वर्ष 2001 से लगातार जन्म दर में कमी आई और हमारी जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2003 में पहली कक्षा में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या 1,47,045 थी, जो 2023-24 में घटकर 97,427 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन्म से संबंधित आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसलिए शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन समय की मांग है। हम प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों का युक्तिकरण करते हुए बच्चों को निःशुल्क छात्रावास अथवा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाकर इंटीग्रेटेड
और कंपोजिट स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। 2025-26 के दौरान राजस्व विभाग का व्यापक डिजिटाइजेशन करके राजस्व संबंधी सभी मामलों के शीघ्र निपटान के साथ साथ पूरी प्रक्रिया में अच्छे शासन के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस दिशा में मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और आयकर दाता दिव्यांगजनों को छोड़कर सभी विशेष दिव्यांगजन जिनकी बैच मार्क विकलांगता 40% या अधिक है, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम दिव्यांगजनों को न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करवाएगा, अपितु उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी सशक्त करेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। राज्य की संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से आगामी वित्त वर्ष में मैं इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 साल की उम्र प्राप्त करने वाली हर पात्र बेटी को हर महीने 1500 रुपया इस योजना में दिए जाएंगे। विधवा बहनों की पात्र बेटियां भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र होगी। इसके अतिरिक्त यदि विधवा बहनों की बेटियां प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पढ़ाई करना चाहें तो सरकार उनकी पूरी फीस और संस्थान द्वारा स्वीकृत होटल फीस का व्यय वहन करेगी। यदि वह पीजी में रहना चाहे तो सरकार 1 वर्ष में 10 माह के लिए 3000 रुपया प्रति माह प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेद बजट करने के बाद मीडिया को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि और बागवानी को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना के तहत हल्दी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। पहले को हमने बढ़ावा दिया, फिर हमने देखा कि हमारे गांव जो है जंगल भी साथ, जिस प्रदेश की 67% भूमि वन भूमि कहलाती है, उस 67% वन भूमि पर प्लांटेशन जो होती है वन विभाग द्वारा की जाती है, वो पहले सरकार द्वारा की जाती है। हमने कहा कि जो पंचायतों में महिला मंडल बने हैं, युवक मंडल बने हैं, स्वयं सहायता समूह बने हैं, उसमें अगर वन विभाग 1 हेक्टेयर क्षेत्र उनको देता है, इस वन की भूमि पर आपने पौधा लगाना है, हमने उसका भी मूल्य तय कर दिया। अगर कोई बाढ़ लगाने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा, खुद लगाना चाहे या विभाग लगा के दे देगा, खुद भी लगा सकता है महिला मंडल, और उसके बाद उसको पौधे दिए जाएंगे। उन पौधों को लगाने के लिए और बाढ़ लगाने के लिए एक महिला मंडल को 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, यानी 1 हेक्टेयर होता है 12.5 बीघे, यानी 25 कनाल, उसमें लगाने के लिए उसको 2,40,000 बाढ़ की सहायता देंगे। बाढ़ महिला मंडल खुद लगाना चाहता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग खुद लगा के देगा। फिर क्या होता है, प्लांटेशन के समय आप क्या करते कि प्लांट लगा दिया, मुख्यमंत्री जी ने प्लांट लगा दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने प्लांट लगा दिया, विधायकों ने प्लांट लगा दिया और प्लांटेशन हो गया। और प्लांटेशन की देखभाल कौन करेगा? कोई देखभाल नहीं करता। उस प्लांटेशन की देखभाल करने के लिए हमने 1 लाख निश्चित किया और कहा कि अगर 100 पौधे लगते हैं, 100 में से 50 पौधे भी अगर वो जीवित रहते हैं तो उसे 1 लाख मिलेगा। फिर उसकी जड़ें मजबूत अगले साल होगी, फिर 1 लाख मिलेगा। इस तरह 6,40,000 महिला मंडलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। में बदलाव ही सबसे बदलाव प्रकृति का नियम है, तो हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।
आप जानते होंगे कि आज सरकारी कर्मचारी, मजदूर, किसान, महिलाएं, सबको कुछ ना कुछ इस बजट में हमने दिया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2025 से 26 के लिए 58,514 करोड़ के आकार का बजट पेश किया है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे बंडल ऑफ कंफ्यूजन और सभी वर्गों के लिए निराशाजनक बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान बजट में पिछले बजट के मुकाबले हिमाचल के इतिहास की न्यूनतम वृद्धि है। आज बजट जो प्रस्तुत किया है उसमें मैं देखता हूं कि ये बंडल है कंफ्यूजन का, एक बंडल ऑफ कंफ्यूजन है। एक पैरा शिक्षा का शुरू में पढ़ते हैं, एक पैरा बीच में पढ़ते हैं, एक पैरा लास्ट में पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि अधिकारियों ने भी किस प्रकार से ये बजट बनाया है, इस सारी चीज को लेकर के मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी करना नहीं चाह रहा हूं अधिकारियों पर। जो उन्होंने कहा होगा उस तरह से बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बजट सारे वर्गों को निराश करने वाला है, हताश करने वाला है और किसी भी वर्ग के लिए इस बजट के माध्यम से कोई राहत नहीं है। और आपकी अपनी योजनाओं के लिए, दूध के रेट्स के लिए थोड़ी सी स्लाइड सी इंक्रीज करने के बाद ऐसा माने कि भी हमने वो पूरा कर दिया। और महिलाएं जो 1500 रुपए की जो बात कही थी, वो महिलाओं की संख्या जो चुनाव से पहले घोषणा की थी उसमें आपने कहा था कि हर महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगा, जिनकी आबादी, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख बनती है। और अभी तक आप लगभग 23,000 महिलाओं को ही पेंशन उस सुविधा के अंतर्गत लाभ पाए हैं, जो 1500 रुपए की। लेकिन अभी जो आपने बात कही है कि हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे और महिलाओं को उसमें शामिल करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे, ये उन्हें बात कही है। 21 साल से ऊपर की बात कही है शायद मेरे ख्याल में। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि ये सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। सारी योजना आपने बदल दी है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने प्रदेश सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसानों, बागवानों और पर्यटन क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिससे भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। यहाँ पे हमने राजस्व बढ़ाने, बहुत अच्छा बजट है जिसे जहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहाँ पे हमने राजस्व बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। ये बड़ी सराहनीय है। हमारा 2 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें हमने कोई वेलफेयर स्कीम लेके आए हैं तो हमने उसके लिए पैसे का भी प्रबंध साथ में किया है। और हमारा टोटल जो राजस्व है वो पहले से बड़ा है, जो हमारा स्टेट का शेयर जो है। लेकिन भारत सरकार के जो आरडीजी ग्रांट्स हमें मिलती थी, जीएसटी का कंपनसेशन मिलता था, और जो हमें पीडीएनए के तहत जो पिछले साल बहुत भयंकर डिजास्टर आए थे, उसके जो लॉस असेसमेंट थी वो भी हमारा अभी तक भारत सरकार के पास पेंडिंग है। अगर भारत सरकार भी हमारे जैसे पहले जिस स्तर पे जो है वो प्रदेश का सहयोग किया जाता था, वैसे ही अगर सहयोग हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पे हिमाचल जो है वो बड़ी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगा। और हिमाचल खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, हिमाचल विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य विकसित ना हो और भारत विकसित हो जाए। तो भारत विकसित का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा कि हर राज्य का विकास सुनिश्चित करेंगे, तभी जाके जो है देश विकसित होगा। बात करें सिरमौर जिले में प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ सिरमौर की जनता ने कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। टूरिज्म को लेके बहुत संभावनाएं हैं और रोजगार का सृजन हो सकता है टूरिज्म के माध्यम से। और यदि स्पेशली हम अपने सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे दूर दराज के हरिपुर धार है, उसमें टूरिज्म प्रमोट हो सकता था। और जो ग्रामीण युवा है उनको रोजगार का सृजन उनके लिए हो सकता था। उसमें थोड़ा सा मुख्यमंत्री महोदय जी ने थोड़ा सा कम अपना रुझान दिखाया है। सर, किसान होने के नाते मैं कहूँगा कि किसान के क्षेत्र में जो उन्होंने बजट पास किया है उसमें काफ़ी अच्छी उपलब्धियाँ है। जैसे इन्होंने डायरी के ऊपर रखा हुआ है, डायरी के लिए इन्होंने दूध में जो रेट बढ़ाया एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, इन्होंने किसानों के लिए तार बाड़ के लिए
एक प्रावधान दिया और जंगली जानवरों को फसलों को बचाव के लिए उन्होंने एक प्रावधान किया है, वो भी एक अच्छी स्कीम है। और एक इन्होंने महिला मंडलों के लिए एक अपनी जमीन मतलब पेड़ लगाने के लिए देनी है, उसके लिए भी एक बड़ी अच्छी स्कीम है। जिस तरीके से वित्तीय घाटा सरकार को पिछले कुछ समय से हुआ है, उसके बावजूद भी जो सरकार ने 55,000 करोड़ के लगभग जो बजट पेश किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप देखते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने देखा है कि दूध के रेट्स जो है उन्होंने बढ़ाए हैं 45 से 51 और 55 से 61 रुपये जो किया है गाय का दूध, भैंस का दूध। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मजदूरों की दैनिक मजदूरी जो बढ़ाई है उसको लेकर भी है। मनरेगा का जो है वो भी इन्होंने बढ़ाया है और साथ साथ जो है प्रदेश के अंदर होम स्टे के लिए भी जो इन्होंने ग्रामीण स्तर पर जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।